नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, राफेल विमान किस कंपनी से खरीदा जा रहा है? तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपका फ्रांस की एक कंपनी है दसाल्ट एविएशन, उसी से खरीदा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्री साइलम जो बाघ अभ्यारण्य है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो बाघ अभ्यारण्य है। गुज्जर व बकरवाल जनजाति किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर संबंधित है। हालांकि ये राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। तो ए ऑप्शन फिलहाल सही हो जाता है। अब हम देखेंगे आज के समाचार पत्र को। आज के समाचार पत्र में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी है वो ये है, चाइना सेज डिसंगेजमेंट एट मोस्ट लोकेलिटीज़ अलॉन्ग एलएसी इज कम्प्लीट। तो चाइना ने कहा है कि लगभग जहाँ पर भी मतभेद थे, जहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ पर डिसंगेजमेंट हो गया है। डिसंगेजमेंट का मतलब क्या है कि दोनों सेनाओं ने पर्याप्त दूरी बना ली है, यानी कि जो जहाँ पर स्थिति खराब हुई थी तो दोनों सेनाएं कुछ कुछ पीछे आ गई हैं। लेकिन ये भी बताया उसने, कुछ जो एक्सेप्ट किया है, पेंगोंग झील के पास कुछ जगह पर अभी भी स्थिति हल नहीं हुई है। जैसे इसमें बताया गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर लगभग जो है चीज़ें डिसंगेजमेंट हो गया है, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो है वहाँ पर अभी कोई हल नहीं निकला है। तो यानी कि आंशिक रूप से कुछ डिसंगेजमेंट रह गया है। ये सारी चीज़ें बताया है, अभी चाइना ने इसको स्वीकार भी किया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेंटर अनेबल टू पे स्टेट्स जीएसटी ड्यूज ऑफिशियल। तो केंद्र अभी जो स्टेट्स का, राज्यों का जो जीएसटी का बकाया है, अभी उसको पेमेंट नहीं कर पाई है। तो क्या मामला है, हम पूरी चीज़ समझते हैं। तो जीएसटी कानून आपका संविधान संशोधन के अंतर्गत 2017 में संविधान में जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सब पूरे राष्ट्र में एक देश में एक कर हो, ऐसा मानना था। लेकिन हालांकि एक कर नहीं है, 4 टैक्स स्लैब्स है फिलहाल। तो अभी क्या है कि जैसे ये वो जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो कुछ राज्यों ने कहा कि भाई जीएसटी लागू होने से हमारे राज्यों को जो कर से आमदनी होती है इसमें कमी होगी। तो जीएसटी में एक प्रावधान ये भी रखा गया कि 5 वर्षों तक जिन भी राज्यों को जो सामान्य कर जितना कलेक्शन होता है उससे जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र करेगा। इसको जीएसटी कंपेंसेशन बोला गया। तो अभी क्या है कि जो स्टेट्स का जीएसटी कंपेंसेशन देता है प्रत्येक बार जो है, प्रत्येक माह देता है, जो केंद्र देता है। तो अभी इस वजह से इस वर्ष जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियाँ कम रही, तो केंद्र ने ही खुद कर की जो कमी, केंद्र का जो कर कलेक्शन था वो खुद ही कम हो गया, टैक्स कलेक्शन। तो इसलिए अभी स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन पूरा दे नहीं पाई है। तो अभी 13,806 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेंसेशन 2019-20 में राज्य ने दिया है, राज्यों को दिया है केंद्र ने। फिलहाल ये भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये हमने देखा जीएसटी कंपेंसेशन क्या है। ये राज्यों को दिया जाता है जो जीएसटी के लागू होने के बाद उनके टैक्स के कलेक्शन में कमी आई है। इसके लिए 5 वर्ष तक कंपेंसेट करने का प्रावधान है जीएसटी कानून के अंतर्गत। तो ये हमने देखा जीएसटी कंपेंसेशन जो अभी राज्यों को पूरा नहीं मिला है। अगली न्यूज आर्टिकल है, एट 2967 टाइगर्स इंडियाज कैपेसिटी एट पीक। तो आज यानी कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसी के समय पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग जो भारत के 1/3 जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, वो वन क्षेत्रों से बाहर हैं, यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट है। और जो आपके 50 में से 50 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उनमें से 17 बाघ अभ्यारण्यों की क्षमता पूर्ण हो चुकी है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत जो है लगभग विश्व के 70% टाइगर्स को होस्ट करता है, और साथ ही भारत में वर्तमान में 2,967 टाइगर्स हैं। तो इससे काफ़ी मतलब ये चिंता का विषय है कि यानी या तो बाघों हमको अपना जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसकी कैपेसिटी एक्सटेंड करनी चाहिए, अन्यथा ये टाइगर्स ह्यूमन हैबिटेशंस में आ जाएंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आदमी को भी जान माल की नुकसान होगी और बाघों को भी जान जा सकती है। द ग्लोबल टाइगर फोरम एक फोरम बनाया गया है विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लिए। इसका टारगेट भी है T/2, यानी टाइगर की पॉपुलेशन 2 गुना करने की इसका टारगेट है। तो अभी भारत, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ये चीज़ ध्यान देना है आपका। ये आपको 1994 में बनी थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ हमने देखा ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। अगली जो आर्टिकल है, अमरिंदर सुखबीर आर्य सेंटर टेक अप गुरुद्वारा इशू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है श्री शाहिदी स्थान लाहौर में। तो पाकिस्तान के कुछ समुदाय इसको मस्जिद में बदलने की बात कर रहे हैं। तो इस मामले को जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर
कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो सुखबीर सिंह बादल वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने केंद्र से निवेदन किया है इस मामले पर पाकिस्तान से वार्तालाप की जाए और ऐसा कोई कदम ना उठाए पाकिस्तान सरकार। तो ये बात की है। आपने देखा होगा कि तुर्की ने अभी हागिया सोफिया जो एक म्यूजियम था उसको मस्जिद में बदल दिया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो ये मूव है इससे प्रेरित हो, तो ऐसा वहाँ पाकिस्तान में ना हो। इसलिए जो इंडियन के सिख लीडर्स हैं उन्होंने जो है केंद्र से बात की है कि आप भाई पाकिस्तान से बात करिए, ऐसा कोई कदम पाकिस्तान ना उठाए। अगली न्यूज आर्टिकल है बागजान ब्लोआउट पैनल फॉल्स ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑन सेफ्टी। तो जो बागजान असम क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक गैस का कुआं था जहां पर आग लगी थी, तो उस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक जांच समिति बैठाई, जिसमें उसने समिति ने निष्कर्ष दिया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो सुरक्षा मानक उसके अच्छे नहीं थे, इसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ था, ये बात बताई गई है। अब हम अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ चलेंगे। तो हमारी अगली न्यूज आर्टिकल है नोटिफिकेशन ऑन 74% FDI इन डिफेंस सून। तो रक्षा क्षेत्र में FDI को 74% बढ़ा दिया गया है, ऐसा निर्णय लिया जा चुका है। इस पर नोटिफिकेशन अभी जल्द ही जारी हो जाएगी। तो इससे इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि जानते हैं आए दिन हमारा काफ़ी हिस्सा जो रक्षा बजट का है वो इम्पोर्ट में खर्च हो जाता है, यानी दूसरे देशों से आयात करते हैं। लेकिन अब हम अपनी रक्षा इंडस्ट्री को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो इसके क्या क्या कदम लिए गए हम देखेंगे इसको। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पहली बात तो एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की गई है कि ऐसे सामान जो भारत में ही अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल हैं उनको आप विदेशों से आयात नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे सामानों को एक लिस्ट बना दी गई है, उनको नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बोला गया है। और एक सेपरेटरी बजटरी एलोकेशन होगा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि एक जो घरेलू उद्योग जो बना रहे हैं डिफेंस संबंधी उनके लिए एक अलग से बजट पेश किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो रक्षा बजट होगा, रक्षा के लिए जो भी पैसा अलॉट किया जाएगा उसमें से कुछ % रख दिया जाएगा कि इस पैसे का उपयोग केवल आप देश में बने हुए निर्मित रक्षा उत्पादों को ही खरीद सकते हैं, ये किया जाएगा। और काफ़ी कंपोनेंट्स का जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे उसको लोकल ही प्रोक्योर किया जाएगा। और FDI को भी बढ़ाया गया है, पहले 49% था, यानी विदेशी निवेश भारत के रक्षा कंपनियों में जो निवेश था वो केवल 49% तक हो सकता था, अब इसको 74% बढ़ा के कर दिया जा रहा है। इसका मतलब जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें विदेशों से 74% तक जो है शेयर निवेश कर सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, वेल डेवलप टेक्नोलॉजी आएगी विदेशों से और पैसा आएगा, तो हमारी जो रक्षा क्षेत्र है आत्मनिर्भर होगा। तो ये देखा जाए अभी एक्सपोर्ट्स में तो गवर्नमेंट लगभग $100 मिलियन का एक्सपोर्ट करती है, जहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर है वो $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का कारण बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं रक्षा क्षेत्र में, जैसे लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, थेल्स है, दसाल्ट एविएशन है, ये सब कंपनियां जो हैं भारत के जो छोटे छोटे उद्योग उनसे छोटे छोटे पुर्जे खरीदते हैं। इस वजह से भारत के प्राइवेट सेक्टर में रक्षा क्षेत्र में निर्यात काफ़ी बढ़ा हुआ है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको हमने ख़रीदा भी है, ये आपका लॉकहीड मार्टिन बनाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, USA की एस्टेब्लिश्ड है लॉकहीड मार्टिन। तो इसका ये जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका काफ़ी पुर्जा जो है हैदराबाद में स्थित एक टाटा का जो कंपनी है उससे ख़रीदा जाता है। तो ऐसे में हमारे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़ जाता है और हम जो है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगली जो आर्टिकल कोविड-19 विल लीड टू राइज इन चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये बताया जा रहा है कोविड-19 से चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ेगी। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, जब किसी बालक की जो हाइट है उसके अनुरूप वेट नहीं होता, यानी हाइट तो काफ़ी बढ़ गई लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इससे में चाइल्ड वेस्टिंग इसको कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलना, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन न मिलना, ये सब कारण होते हैं उसका वेट कम होने का। तो अभी जैसे कोविड-19 है तो जो फूड सिस्टम, फूड डिलीवरी सिस्टम है और फूड एक्सेस है वो काफ़ी कम हो गया है, हेल्थ केयर भी काफ़ी कम अच्छे से मिल पा रहा है। ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ सकती है। स्टेट्स लीवरेज डिजिटल सोर्सेज एज पैंडेमिक कीप्स स्कूल शट। तो जैसे पैंडेमिक की वजह से स्कूल बंद हैं तो डिजिटल माध्यमों का राज्य प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है 3 तरह के मुख्यतः डिजिटल माध्यम प्रयोग किए जा रहे हैं। जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वहाँ पर लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। जहाँ पर इंटर कनेक्टिविटी ना के बराबर है वहाँ पर जो टेलीविज़न वगैरह उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसमें एजुकेशन के चैनल जोड़ दिए जा रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। जहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब मिनिमल डिजिटल कनेक्टिविटी है, थोड़ा बहुत काम चलाओ है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट दीक्षा पोर्टल है ऐसे पोर्टलों का प्रयोग किया जा रहा है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कैसे राज्य जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है राफेल फाइटर जेट्स फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया बीइंग रिफ्यूल्ड मिड एयर बाय फ्रेंच एयरक्राफ्ट।
जो दसाल्ट एविएशन से भारत ने 36 राफेल खरीदने की बात की थी, अभी 5 राफेल डिलीवर हो रहे हैं। तो अभी दिखाया जा रहा है इस चित्र में, आप देख रहे होंगे कैसे एयर में ही रिफ्यूलिंग हो रही है, यानी जो ईंधन को उड़ते समय ही भर दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है। तो ये इसमें एक कैपेबिलिटी है कि राफेल में हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। इससे क्या है, राफेल को नीचे नहीं आना पड़ेगा, हमारी लड़ाई क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि होगी। अगली न्यूज आर्टिकल, NIA अरेस्ट DU प्रोफेसर इन भीमा कोरेगांव केस। तो भीमा कोरेगांव केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया है। तो उनके ऊपर आरोप है हिंसा भड़काने का। तो उनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। हम यहाँ पर जानेंगे, न्यूज आर्टिकल उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है। तो ये एक कानून बनाया गया है, इसके अंतर्गत जो भी कोई राष्ट्र की एकता अखंडता को आहत करने का प्रयास करता है, इसके अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके पहले अभी तक क्या होता था, UAPA के अंतर्गत केवल कोई संगठन को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, या फिर उनके आतंकवादी संगठन के खिलाफ ही कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अभी क्या है, इसमें संशोधन किया गया और इसमें ये किया गया किसी व्यक्ति के खिलाफ भी इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। और एक संशोधन किया गया है, जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको काफ़ी और क्षमता दी गई, और जो लोगों की संपत्तियाँ हैं उसको भी NIA जब्त कर सकती है। ये सब संशोधन अभी हाल में हुए हैं, इसलिए कानून और इम्पॉर्टेंट जाता है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है, आए दिन आप देखोगे पंजाब सरकार ने भी इसको प्रयोग किया है भी, और केंद्र ने भी काफ़ी बार प्रयोग किया। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज आर्टिकल है, वर्किंग विथ इंडिया टू मेक क्लीन पावर एसेसिबल UK मिनिस्टर। तो UK मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो साउथ एशिया के मिनिस्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम के यानी ब्रिटेन के, उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है। ये एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मतलब वर्चुअल इंडिया टूर पर आए हैं, यानी कि अभी संभवतः तो नहीं फिजिकली इंडिया आ सकें, लेकिन ये वर्चुअली ऑनलाइन माध्यम से इंडिया का टूर किए। तो उसमें कई चीज़ों ने बताया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो फोकस किया है वो बात की है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड। ये क्या है, ये एक फंड है जो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। ये 240 मिलियन यूरो का फंड होगा। यूरो कहाँ की करेंसी, यूरोपियन करेंसी यूरो। इसका उद्देश्य क्या होगा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। जैसे कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे प्रदूषण होता है, तो ये स्वच्छ ऊर्जा नहीं होती है। तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने का उद्देश्य है। तो जो आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगा, यानी COP26 जो होगा, COP26 जो होगा, ये आपका ब्रिटेन, इसका यूनाइटेड किंगडम इसको हेड करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। जो COP25 हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है, और किसने इसको हेड किया था इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कमेंट में जरूर से जरूर इसका जवाब देना है। COP25 कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी UK के मिनिस्टर ने बताया कि हमने ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड इस्टेब्लिश किया है, इसके माध्यम से हम स्वच्छ ऊर्जा पर काम करेंगे। क्या क्या बात की है, इन्होंने बताया कैसे इंडिया के साथ हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, जिसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनाने में काफ़ी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनवा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की मदद से, उसके साथ जो इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने कोलैबोरेशन किया है और 1 बिलियन डोज बनाने की बात की है। तो इस क्षेत्र में हम भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। और बात बताया इन्होंने कि हम लगभग 67 दिन तक कोल फ्री पावर जनरेट किए हैं, यानी बिना कोयले का प्रयोग किए हुए हमने विद्युत का उत्पादन किया है। और अगले 5 साल तक हम लक्ष्य रख रहे हैं कि विद्युत हम 0 कोल से उत्पादन करेंगे, यानी कोल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, कोयले का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ और हम एडिशनली बता दें इसमें कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन पहला ऐसा देश था जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी लागू की थी, यानी कि जलवायु आधार पर आपातकाल लागू किया था। तो ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है PCS में, मुझे जहाँ तक लगता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रखने की आवश्यकता है। अगला इसमें और इन्होंने क्या बताया कि ब्रिटेन पहला ऐसा राष्ट्र होगा जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्यक्षता करेगा। तो ये संस्था क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जो भारत के नेतृत्व में बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी डिजास्टर्स आते हैं, जैसे भूकंप आ गया, फ्लड्स आ गया, या फिर कोई भी ऐसी आपदा आती है, उनसे संबंधित ऐसी आपदाओं को झेलने के संबंध में हम जो कोई भी स्ट्रक्चर बना है, जैसे हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो इन आपदाओं को झेल सकें। तो ऐसी कि इसके लिए पूरे विश्व भर एक दूसरे से कोलैबोरेट करें ताकि टेक्नोलॉजी शेयर करें और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें। तो इसकी पहली अध्यक्षता ब्रिटेन को दी गई है। ये भारत द्वारा निर्मित संस्थान है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
और उन्होंने बताया ये भी कि कैसे यूनाइटेड किंगडम जो इंडियन रेलवेज का लक्ष्य है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर हो जाए, उसमें कैसे यूनाइटेड किंगडम हेल्प कर रहा है। और एक सहयोग बताया कि जो मनरेगा के माध्यम से फ्लड प्रोटेक्शन और एक्वीफर रिचार्ज यानी कि जो बाढ़ से बचाव मनरेगा के अंतर्गत कार्य होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए झीलों का निर्माण होता है, तालाबों की खुदाई होती है ताकि बाढ़ ना आए, और जो है नहरों के किनारे किनारे जो है एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए। इसमें भी यूनाइटेड किंगडम हेल्प कर रहा है, मनरेगा के साथ मिलकर काम कर रहा है। और एक संगठन की बात किया इन्होंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भारत के नेतृत्व में बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना। इसका उद्देश्य है $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने देना है 2030 तक। तो इन सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इनमें हमने कई चीज़ें देखी। पहली बात तो आपने देखा COP26 जो क्लाइमेट समिट होगी, यूनाइटेड किंगडम इसकी अध्यक्षता करेगा। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड किसने किसने बनाया है, यूके और इंडिया ने। उद्देश्य क्या हमने इसको देखा। और भी देखा हम जो है कैसे क्लाइमेट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको देखा। फिर इंडियन रेलवेज का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब चीज़ों को देखा। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल था। आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन स्वयं इसमें बन सकते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल है चाइनीज़ फर्म वोंट बिड टू सप्लाई मीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एक जम्मू कश्मीर में जो मीटर्स लग रहे हैं बिजली के, उनको जो टेंडर है वो एक चाइनीज़ कंपनी डोंगफांग को दिया गया है। ये कंपनी स्मार्ट मीटर्स लगाएगी रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसका जो है विरोध किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भाई आप चाइना को बायकॉट करने की बात करते हैं और अब चाइना को ही स्मार्ट मीटर्स का काम दे रहे हैं, जबकि ये कंपनी जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी जो अटैच काम की है और पाकिस्तान में भी इसने काम किया है। तो ये रक्षा पर भी हमारे सवाल उठाती है। कैसे, जैसे जो स्मार्ट मीटर्स हैं, तो अगर ये आरोप ये लगा रहे हैं कि इस स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से चाइना मैनिपुलेट कर सकता है और पूरे राज्य की बिजली एक झटके में गायब कर सकता है। फिलहाल ये आरोप कितना सत्य है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कांग्रेस का ब्लेम है। विल वेरीफाई रिपोर्ट्स ऑन एलजीज रिमार्क। तो जम्मू कश्मीर में जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पर 4G इंटरनेट बैन है अभी पिछले वर्ष से ही, अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया है। तो जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मर्मू, तो उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जा सकता है, वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हैं। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी इसके पक्ष में नहीं है। तो ऐसा जो जीसी मुर्मू का स्टेटमेंट आया था मीडिया में काफ़ी उछला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जब आपका वहाँ पर एलजी है, वो एलजी कह रहा है तो आप क्यों नहीं इस पर कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो। तो अभी गृह मंत्रालय ने कहा है ठीक है, हम उनके स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे, कितनी सत्यता उसको देखेंगे और क्या स्थितियाँ हैं, उसके बाद हम 4G इंटरनेट के क्या करना है हम इस पर निर्णय लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को होम मिनिस्ट्री ने कहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। अब अगली न्यूज आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित, इसको हम देखेंगे। मलेशियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गेट्स 12 ईयर्स इन जेल। तो मलेशिया के जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनको 12 साल की जेल हुई है एक भ्रष्टाचार के मामले में। वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहार्ड 1 MDB एक घोटाला हुआ था। इसके अंदर ये मलेशिया का एक फंड होता है, इस फंड से $1 बिलियन इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो ये दिखाता है कि मलेशिया कितना फर्म है करप्शन से डील करने में, यानी भ्रष्टाचार चाहे जो करे, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी सजा देने को नहीं जो है कतराते हैं। अगली न्यूज आर्टिकल चाइना हाल्स हांगकांग एक्स्ट्राडिशन पैक्ट्स विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। चाइना ने जो हांगकांग का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन समझौता था उसको कैंसिल कर दिया है। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन ये होता है कि जैसे हांगकांग का कनाडा से अगर एक्स्ट्राडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि हांगकांग का कोई व्यक्ति कनाडा में अगर हांगकांग में कोई व्यक्ति अपराध किया है जाके कनाडा में छिपा हुआ है, तो कनाडा उसे पकड़ के हांगकांग को वापस कर देगा और यही क्रम उल्टा भी रहेगा। तो ये एक्स्ट्राडिशन है, यानी कि एक देश के आरोपी को, अपराधी को दूसरे देश को, अगर दूसरे देश में छिपा है तो उसको वापस कर दे, ये चीज़ है एक्स्ट्राडिशन। अगली न्यूज आर्टिकल है EU टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स टू हांगकांग। यूरोपीय संघ ने कुछ सामानों की जो निर्यात है हांगकांग के लिए इसको रोक दिया है, जो डुअल यूज इक्विपमेंट है, जिससे जो है सर्विलांस या दबाव बनाने के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। हांगकांग पे ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हांगकांग पे अभी नया सिक्योरिटी लॉ लागू किया चाइना ने, उससे चाइना अपना जो कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उसको इम्पोज करना चाहता है, जबकि हांगकांग डेमोक्रेसी का काफ़ी एक प्रतिरूप माना जाता है। इसके प्रतिक्रिया में ये सब जवाब दे रहे हैं। ईरान ब्लास्ट रेप्लिका ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एमेड टेंशंस विथ US। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ईरान की काफ़ी चिंता है, इस समय काफ़ी समस्याएं चल रही थी। तो अभी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, हार्मुज की जल संधि है, ये आपका कहाँ पर ही चीज़ ध्यान देना है आपको,
ईरान के पास है हार्मुज की जल संधि, और इस जल संधि से पूरे विश्व भर का लगभग 20% जो तेल का जो है ट्रांसपोर्ट है इस जल संधि से होकर ही गुजरता है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हार्मुज की जल संधि। इसका जो इसका मैप पे आपको लोकेशन देख लेना चाहिए। तो अभी ईरान ने क्या किया, एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और उस डमी एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करके ड्रिल की, एक्सरसाइज की। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये एक डमी झूठ मूठ का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको ईरान ने बना के समुद्र में उतारा और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्सप्लोज कर दिया। तो इससे दिखाना क्या चाहता है, ये एक तरह से इनडायरेक्टली आप कहें तो इनडायरेक्ट शब्दों में ये यूएसए को धमका रहा है कि आप, जैसे कि इससे पहले एक यूएसए का एक एयरक्राफ्ट गया था इंडियन ओशन से होके यूएसएस निमिट्ज, तो उसी को धमका रहा है कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर लाएंगे तो हमारे पास क्षमता है हम एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तालिबान अनाउंसेस 3 डे सीज फायर इन अफगानिस्तान फॉर ईद। तो जैसे ईद आने वाली है तो इसमें तालिबान ने 3 दिन का सीज फायर अनाउंस किया है, यानी कि हम कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं करेंगे, कोई भी एक भी गोली नहीं दागेंगे। अगली न्यूज आर्टिकल 3 बिलियन एनिमल्स अफेक्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया बुशफायर्स WWF। तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये एक जो है विश्व भर में जानवरों के संबंध में या फिर जीव जंतुओं के जो जंगली जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो उसने बताया एक रिपोर्ट में कि जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले वर्ष बुशफायर्स लगी थी, जो झाड़ियों में आग लगी थी, उससे लगभग 3 बिलियन जानवर प्रभावित हुए हैं। और वहाँ पर एक और एक विशेष प्रकार की प्रजाति रहती है कोआला। तो कोआला जो ये भालू की छोटे समझ लीजिए आप प्रतिरूप हैं, वो काफ़ी मरे हुए थे। तो इससे काफ़ी प्रभावित हुई, ये चीज़ बताई गई है। अगला इकोनॉमिक सेक्टर से न्यूज़ है, रूरल लैंडिंग रिवाइविंग एग्री गिव्स होप। तो जैसे कि अभी आर्थिक गतिविधि भारत में काफ़ी डिम थी और पूरे विश्व भर में डिम थी, तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण है, ऋण ज़्यादा लोग लेना पसंद कर रहे हैं। लैंडिंग यानी वहाँ ऋण गतिविधियाँ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, जब लोग ऋण ले रहे हैं इसका मतलब उनको पैसे की डिमांड है। अब इससे डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आ सकती है, चीज़ बताई जा रही है। तो ये हमने आज के न्यूज पेपर देखा। इससे बेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, सबसे पहला, टाइगर्स के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत और यूके के सहयोग के फलस्वरूप स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोवैक्स के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन CPI और WHO के सहयोग से बना संगठन है। इसका उद्देश्य कोरोना की वैक्सीन अल्प विकसित राष्ट्रों और कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध कराना है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी मेरी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।